हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले एक न्यूमेरिकल के बारे में, उसको पूरा सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल बेस्ड है आपका लोकोमोटिव्स के ऊपर। तो इसको हम रीड करते हैं। क्रैंक्स ऑफ अनकपल्ड इनसाइड सिलेंडर लोकोमोटिव आर राइट एंगल्स एंड हैव 300 mm रेडियस। हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है अनकपल्ड एंड इनसाइड सिलेंडर लोकोमोटिव। इनसाइड सिलेंडर लोकोमोटिव में क्या होता है? जो रेल ट्रैक होता है उसके ऊपर व्हील्स होते हैं और अंदर की तरफ होती है आपके सिलेंडर्स, मतलब जो पिस्टन क्रैंक जो भी अरेंजमेंट होता है वो उन दो व्हील्स के बीच में होता है, जो कि मैंने आपको पिछली बार बताया था। तो अब हमें क्या दे रखा है? रेडियस दे रखी है। कितनी दे रखी है? 300 mm। ये किसकी रेडियस हुई? ये क्रैंक रेडियस है। क्लियर? तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले डेटा क्रैंक रेडियस। जो जो हमें लिखा है दिया है वो हमें उसी तरीके से एक बार लिख लेते, ताकि हमें न्यूमेरिकल को रीड करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी बार बार। 300 mm, तो साथ ही में इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि हम क्या करेंगे, सारी यूनिट जो रखते हैं वो मीटर में रखते हैं। 0.3 मीटर। अब नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? रिवॉल्विंग अनबैलेंस मास पर सिलेंडर इज 200 kg। जो रिवॉल्विंग अनबैलेंस मास है वो हमें दे रखा है 200 kg। तो हम सिंपल लैंग्वेज में इसी तरीके से लिख देते हैं एक बार, रिवॉल्विंग अनबैलेंस मास दैट इज 200 kg। एंड द नेक्स्ट लाइन में क्या दिया हुआ है हमें? एंड रेसिप्रोकेटिंग मास पर सिलेंडर इज 300 kg। तो और जो रेसिप्रोकेटिंग है वो कितना दे रखा है आपको? 300। रेसिप्रोकेटिंग मास कितना दे रखा है आपको? 300 kg। एंड द नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? द होल ऑफ रोटेटिंग एंड 2/3 ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग मासेस आर टू बी बैलेंस्ड। मतलब रिवॉल्विंग या रोटेटिंग एक ही बात है बोलो, तो उसको तो आपको पूरा बैलेंस करना है, लेकिन जो रेसिप्रोकेटिंग मास है उसको सिर्फ आपको 2/3 बैलेंस करना है, पूरा 100% बैलेंस नहीं करना है। तो मतलब हमें क्या दे रखा है? जो 2/3 दे रखा है हमें, वो क्या दे रखा है? सी की वैल्यू दे रखी है कि हमें इतना ही फ्रैक्शन क्या करना है? बैलेंस करना है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, सी की वैल्यू हमें दे रखी है 2/3। क्लियर? अब हमें आगे क्या दे रखा है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइन्स ऑफ द सिलेंडर इज 600 mm। दो सिलेंडर से जो व्हील होते हैं, व्हील के बीच में सिलेंडर्स होते हैं, उन दो सिलेंडर के बीच की डिस्टेंस हमें दे रखी है। तो कितनी दे रखी है वो हमको? 600 mm, जो हमने मानी थी ए, स्मॉल ए से हमने डिनोट किया था, तो वो हमको दे रखी है 600 mm। एंड कन्वर्ट कर लो इसको 0.6 मीटर। क्लियर? अब हमें नेक्स्ट क्या दे रखा है? नेक्स्ट हमें गिवन है द व्हील सेंटर लाइन्स आर 1.2 मीटर अपार्ट। जो व्हील सेंटर लाइन्स है वो कितना डिस्टेंस दे रखा है उनके बीच का? 1.2 मीटर। तो उसको हम मान लेते हैं कि LW, L शो कर रहा है आपका लेंथ को, डिस्टेंस को, और W मतलब व्हील के बीच में। ठीक है, आप और चाहो तो और कुछ भी इसको मान सकते हो, मेंशन कर देना कि आपने क्या माना है। अब नेक्स्ट दे रखा है हमें द व्हील सेंटर लाइन, ये तो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट ड्राइविंग व्हील इज़ 1.8 मीटर ऑफ डायमीटर। जो ड्राइविंग व्हील है, जो व्हील्स है, उसका डायमीटर आपको दे रखा है 1.8 मीटर। तो हम उसको लिख देते हैं D इज इक्वल टू 1.8 मीटर। क्लियर? अब हमें आगे क्या दे रखा है? डिटरमाइन फर्स्ट पॉइंट मैग्नीट्यूड एंड एंगुलर पोजीशन ऑफ बैलेंस मास रिक्वायर्ड एट 500 mm रेडियस इन द प्लेन ऑफ व्हील। मतलब हमें मैग्नीट्यूड निकालना है एंड एंगुलर पोजीशंस निकालनी है, बैलेंस मास जो हम लगाएंगे उसकी कितना रेडियस पे लगाना है? 500 mm रेडियस। क्लियर? तो हमें क्या निकालना है वो मैं आपको अलग पेन से यहाँ पे लिख देती हूँ। हमें निकालना है मैग्नीट्यूड एंड एंगल्स निकालने, मतलब थीटा निकालने। कब निकालने? जब हमको दे रखा हो एट रेडियस B इज इक्वल टू 500 mm। इसको आप इस तरीके से लिख दो 0.5 मीटर। जो बैलेंस मास हम लगाते हैं वो स्मॉल b रेडियस पे लगाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे B लिखा है। आप R और B में कंफ्यूज मत होना, ठीक है? हमने जो नोटेशंस पहले डेरिवेशन में यूज़ किए थे वही हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या दे रखा है? हैमर ब्लो एट लीनियर स्पीड ऑफ लोकोमोटिव एट 100 km/h। हमें क्या निकालना है? हैमर ब्लो निकालना है। आपको क्वेश्चन में हैमर ब्लो की जगह डिफरेंस इन प्रेशर भी दे सकता है कि आप कितना वेरिएशन हो रहा है प्रेशर में, आप वो निकालो। तो इसका मतलब भी क्या हो गया? वो आपसे हैमर ब्लो ही पूछ रहा है। तो आपको हैमर ब्लो निकालना है। कब निकालना है? एट 100 km/h।
आ गई बात समझ में? मतलब आपको v दे रखा है तो आप यहाँ पे v भी मेंशन कर दो। v कितना है आपका? किलोमीटर पर आर। इसको हाथों हाथ आप यहीं पे चेंज कर दो मीटर पर सेकंड में। 5/18 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो किस में कन्वर्ट हो जाता है डेटा? मीटर पर सेकंड में। ये मैं आपको प्रीवियस काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स में बता चुकी हूँ, तो हमने डायरेक्ट किया है। 100 मल्टीप्लाई 5/18 करोगे तो आपके पास में ये आ जाएगा और यूनिट कन्वर्जन हो जाएगी मीटर पर सेकंड में। डायरेक्ट यही चीज़ किया करो, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है न्यूमेरिकल्स करते टाइम, क्योंकि टाइम ऑलरेडी आपके पास एग्जाम में कम होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट ये जो b था उसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमारे पास में डेटा एक ही जगह पे लिखा रहेगा। वो कितना है? 0.5 मीटर। यही वाला डेटा मैंने यहाँ पे भी लिखा है, जो कि बैलेंसिंग मासेस की जो डिस्टेंस है, रेडियस, वो है यहाँ पर। अब आप देखो नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है? वेरिएशन इन ट्रैक्टिव एफर्ट। मतलब कि आपको वेरिएशन निकालना है ट्रैक्टिव एफर्ट में। ये तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला था, वो आपको फाइंड आउट जो हमने किया था उसी को आपको रखना है और वैल्यू निकालनी है। ट्रैक्टिव एफर्ट, ट्रैक्टिव एफर्ट बोल दो, ट्रैक्टिव फोर्स बोल दो, एक ही बात है। अब नेक्स्ट एक और पूछी हमसे मैक्सिमम स्वेइंग कपल। मतलब कि हमें मैक्सिमम स्वेइंग कपल भी निकालना है। ये सब कुछ हमें निकालना है। ये हमने कंप्लीट क्वेश्चन रीड कर लिया है, इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। तो अब आप इस वाले डेटा को देखोगे, अब बार बार आपको न्यूमेरिकल रीड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? हमें यहाँ पर लीनियर स्पीड दे रखी है लोकोमोटिव की, डेट इज़ 100 किलोमीटर पर आवर, जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया था। तो आप क्या करोगे? यहीं से आप निकाल लो ओमेगा की वैल्यू, जो कि आपके काम में आएगा बाद में। क्या होता है? v/r। v/r होगा यहाँ पर। v कितना है आपको दे रखा है? 27.77 मीटर पर सेकंड। r आप रखोगे व्हील का, क्योंकि हम ये व्हील की निकाल रहे हैं। ठीक है? ये ओमेगा क्या है आपका? व्हील की एंगुलर स्पीड है। क्लियर? तो आप यहाँ पर r क्या रखोगे? डायमीटर का हाफ 1.8 डिवाइडेड बाई 2, इसके नीचे आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी 30.85 और यूनिट मेंशन करना मत भूलना, रेडियन पर सेकंड। क्लियर? ये आपने कर लिया। अब देखो जो आपको क्वेश्चन में दे रखा था अनकपल्ड इनसाइड सिलेंडर लोकोमोटिव, आप कुछ इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि जस्ट आपका लोकोमोटिव किस तरह से होता है कि ये आपने अपना एक रेल का ट्रैक समझ लिया, ये आपने एक ट्रैक समझ लिया। इसी तरीके से होता है, यहाँ पर आपका व्हील होता है एक, यहाँ पे आपका दूसरा व्हील होता है, और इसके बीच में क्या होगा? एक सिलेंडर 1 था, एक सिलेंडर 2 था। मैं डायग्राम डिस्प्ले कर देती हूँ, आपको रिकॉल हो जाएगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। आ रही बात समझ में? तो इसको हम एक प्लेन मान लेते हैं, इसको हम एक प्लेन मान लेते हैं, इसको हम एक प्लेन मान लेते हैं, इसको हम एक प्लेन मान लेते हैं। तो इसकी पोजीशन को इंक्लाइन ना करके मैं एक सिंपल साफ सुथरा डायग्राम बना देती हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। इसको आप बोल दो प्लेन ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी, इसको बोल दिया डी। तो आप देखो जो ए और डी हुआ, इसको मैंने बोला ए, इसको मैंने बोला है डी, ये हो गया बी और सी। तो जो ए और डी प्लेन हुआ है वो किसको शो कर रहा है? व्हील को शो कर रहा है, क्योंकि ट्रैक के ऊपर क्या है? जो आपका ट्रेन है उसके व्हील्स है यहाँ पर डी पे और ए पे, और बीच में क्या है? सिलेंडर्स को शो कर रहा है। तो आप बी और सी को बोल दो कि वो सिलेंडर को शो कर रहा है। क्लियर? समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर आपने पहले वाले वीडियोस देखे हैं। अगर पहले वाले नहीं देखे हैं तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। तो इसी को मैं एक ढंग से डायग्राम बना देती हूँ यहाँ पर, जस्ट कुछ इस तरीके से। देखो मैंने बना दिया, ये शो कर रहा है ए को, ये शो कर रहा है बी को, ये शो कर रहा है सी को, ये शो कर रहा है डी को। क्लियर? इसमें लिख भी देते हैं ए बी सी एंड डी। आ रही बात समझ में? अब इस 4 में से क्या होता है? हमें किसी एक को रेफरेंस मानना होता है, तो वो भी हम मानेंगे अभी। आप किसी को भी मान सकते हो, लेकिन उसका भी एक होता है एक शॉर्ट ट्रिक, वो मैं आपको बता दूंगी अभी क्या हम सोच के मानते हैं। अब जस्ट पहले देखो यहाँ पर डिस्टेंसेस भी गिवन है हमें, जो न्यूमेरिकल अभी हमने रीड किया था। देखो यहाँ पे LW दे रखा है, व्हील के बीच की डिस्टेंस दे रखी है हमें 1.2 मीटर। ए क्या शो कर रहा है? इसको वर्टिकल लाइन से शो कर दो इन प्लेन्स को, ताकि डिस्टेंसेस लिखने में हमें क्या होगी? आसानी होगी। क्लियर? अब ये भी व्हील को शो कर रहा है, ये भी व्हील को शो कर रहा है, तो आप चाहो तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो इस तरीके से। ये किसको शो कर रहा है? व्हील को। और जो डी है आपका वो भी किसको शो कर रहा है? व्हील को। और जो बी और सी है वो किसको शो कर रहा है? आपका सिलेंडर को। और ये भी किसको शो कर रहा है? सिलेंडर को।
क्लियर, ताकि कहीं पे भी कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। अब हमें LW दे रखा है 1.2 मीटर, मतलब कि दो व्हील्स के बीच में डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमें 1.2 मीटर, मतलब कि कंप्लीट हमको जो डायमेंशन है ए से लेके डी प्लेन तक वो हमें दे रखा है 1.2 मीटर। क्लियर, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ इसको 1.2 मीटर। आ रही बात समझ में। और हमें एक और डिस्टेंस दे रखी है, कौन सी दे रखी थी हमें, एक और डिस्टेंस हमें दे रखी थी स्मॉल a 600 mm। स्मॉल a क्या माना था हमने, दो सिलेंडर्स के बीच की डिस्टेंस को हमने माना था। स्वेइंग कपल पढ़ा था तब भी बताया था कि इसको मैंने स्मॉल a माना है। तो ये स्मॉल a हमें गिवन है, डेट इज 600 mm, जिसको कन्वर्ट किया हमने 0.6 मीटर में। मतलब कि ये डिस्टेंस जो है वो हमें कितनी दे रखी है 0.6 मीटर। क्लियर, ये और ये आपको समझ में आ गया। तो हम ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि जितना यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस होगी उतनी ही यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस होगी। तो 1.2 में से 0.6 को आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 0.6। तो 0.6/2 इतना होगा, 0.6/2 इतना होगा। समझ में आ रही है बात। तो 0.6/2 किया तो कितना हो गया आपका, हो गया 0.3। तो मतलब ये डिस्टेंस कितनी निकल के आई है इस रेस्पेक्ट में 0.3, और ये डिस्टेंस कितनी निकल के आई है आपके पास में 0.3। आ रही बात समझ में। तो हमने डिस्टेंसेस निकाल लिए। अब हम यहाँ पर रेफरेंस प्लेन मान लेते, किसी भी एक प्लेन को मैं मान लेती हूँ ए प्लेन को रेफरेंस प्लेन। मैंने कौन से प्लेन को माना है, ए प्लेन को रेफरेंस प्लेन मान लिया है। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ कि जो ए है वो क्या है, मैंने रेफरेंस प्लेन मान लिया है। तो सारी डिस्टेंसेस जो हम टेबल बनाएंगे अभी, उसको हम कहाँ से मेज़र करेंगे, इस रेफरेंस प्लेन से मेज़र करेंगे। तो अगर ए से लेके बी तक की बोलूँ डिस्टेंस तो 0.3 है। सिमिलरली ए से लेके आपकी सी तक की डिस्टेंस बोलूँ, ए से लेके सी तक की डिस्टेंस बोलूँ तो क्या हो जाएगा, ये 0.6 और ये 0.3, मतलब टोटल 0.9 हो जाएगा। और ए से लेके डी तक की बोलूँ तो 1.2 मीटर आपको ऑलरेडी दे रखा है। तो इस तरीके से हम डिस्टेंसेस अभी लिखेंगे। इतना समझ में आ गया। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे और टेबल में ये सारा डेटा जो भी हम उसमें लिख सकते हैं वो लिखेंगे, एंड आगे का डेटा हम उससे फाइंड आउट करेंगे। मैंने आपको पहले एक न्यूमेरिकल करवाया था रोटेटरी मास की बैलेंसिंग में, तब मैंने आपको मेथड यूज़ किया था एनालिटिक मेथड। मैंने बोला था कि वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, आंसर्स अच्छे से आता है। लेकिन मैंने कुछ बच्चों के कमेंट्स पढ़े थे कि उन्होंने बोला था मुझे कि आप मुझे ग्राफिकल मेथड से भी बताओ। तो ये न्यूमेरिकल मैं ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करूंगी, तो आप इसको भी उस तरीके से एनालिटिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हो। पर अभी हम यहाँ पर कौन सा अप्रोच यूज़ करेंगे, ग्राफिकल अप्रोच यूज़ करेंगे। क्लियर। टेबल बनाने से पहले एक बार देख लो कि इसका जो यहाँ पे हम बैलेंसिंग मास लगाएंगे उसको हम बोल देते हैं एम ए बैलेंसिंग मास लगाएंगे। बी के लिए जो हम लगाएंगे उसको बोल देते हैं हम कि एम बी लगाएंगे। सी के लिए सिमिलरली एम सी, और इसके लिए एम डी हम टर्म को यूज़ करेंगे। अब एम ए हमें पता नहीं है, एम बी हमें नहीं पता नहीं है, लेकिन हमें बी और सी का हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्या बोला गया है कि रिवॉल्विंग मास को तो आप पूरा बैलेंस करो, लेकिन रेसिप्रोकेटिंग मास को कितना करना है 2/3। फ्रैक्शन गिवन है हमें, तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है m1 प्लस mr। आप इसको बोल दो रिवॉल्विंग मास का जो भी आपको मास दे रखा है 200 kg, इसको आप बोल दो ये क्या है आपका m1 है और ये क्या है आपका m है। तो m1 तो आपको क्या करना है, पूरा बैलेंस करना है, क्योंकि रिवॉल्विंग मास जो भी है वो पूरा बैलेंस होगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। प्लस रेसिप्रोकेटिंग वाला कितना करना है 2/3 करना है, तो उसको 2/3 मल्टीप्लाई कर दिया m के साथ। तो जो आंसर आएगा उतना आपको बैलेंस करना है, जो होगा आपका MB और MC दोनों यही होगा। क्लियर। तो M1 कितना दे रखा है 200 दे रखा है, ऊपर देखो प्लस 2/3, और M कितना दे रखा है 300 kg। इसको सिंपली सॉल्व किया तो कितना आएगा 200 प्लस 200 बनेगा, मतलब कि 400 kg बनेगा। ये आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो आप MB और MC की जगह क्या लिखोगे 400 kg। जब हम टेबल बनाएंगे उसमें आप ध्यान रखना। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब हम बनाते हैं टेबल। ये टेबल मैंने आपके लिए पहले से बना के रखी है, ठीक है। अब इसमें देखो मैं सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, प्लेन, फिर उसके बाद में मास, उसके बाद में रेडियस। सेम टेबल है जो कि हमने रोटेटिंग मास की जो बैलेंसिंग करी थी तब भी हमने इसी तरह से बनाई थी। अगर आपको एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करना है तो एफ, अभी तो हमने कॉम्पोनेंट एक ही लिखा है, आप वहाँ पे एफ एक्स भी बनाओगे, एफ वाई भी निकालोगे।
सिमिलरली सी एक्स भी निकालोगे, सी वाई भी निकालोगे, बिकॉज हमें एक्स डायरेक्शन के अलोंग भी काम करना पड़ेगा, वाई डायरेक्शन के अलोंग भी हमें रिजॉल्व करके थीटा की वैल्यूज पुट करके पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। मैं वो वाला वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप उसको भी एक बार देख सकते हो। अब देखो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लेन्स के बारे में। कितने प्लेन्स हमने बनाए थे अभी? 4 प्लेन बनाए थे, तो 4 प्लेन का जस्ट ए बी सी डी लिख देंगे, ए बी सी एंड डी। क्लियर? रेफरेंस प्लेन किसको माना है? रेफरेंस प्लेन हमने माना है ए को, तो इसको हाईलाइट कर दो, यहाँ पे लिख दो इसको रेफरेंस प्लेन। क्लियर? अब देखो मासेस की बात करते हैं। मास एम ए और एम डी हमें पता नहीं है, हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे एम ए, इसको लिखेंगे एम डी, और बी और सी का अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कितना हो जाएगा, 400 क्योंकि अभी हमने निकाला था, तो जस्ट 400 एंड 400। क्लियर? ये चीज़ ध्यान रखना आप भी, क्योंकि रोटेटिंग मास तो हमें पूरा बैलेंस करने को दिया जाता है, लेकिन रेसिप्रोकेटिंग मास कुछ फ्रैक्शन में ही दिया जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो रेसिप्रोकेटिंग मासेस जो होते हैं, पार्ट्स जो होते हैं, उनकी बैलेंसिंग क्या होती है, पार्शियली बैलेंस करते हैं हम उनको, इसीलिए कुछ फ्रैक्शन आपको गिवन होगा। अगर आपको गिवन नहीं है तो आप उसको एज्यूम भी कर सकते हो। क्लियर? आपको जो बैलेंसिंग मास एम ए और एम डी लगाना है वो किस रेडियस पे लगाना है? बैलेंसिंग रेडियस आपको गिवन है, डेट इज स्मॉल बी, वो आपको गिवन थी 0.5 मीटर, हमने निकाली थी अभी। तो आप जस्ट यहाँ पे क्या लिखोगे, 0.5, और यहाँ पे लिखोगे 0.5, क्योंकि हमें क्लियरली मेंशन था कि हमें मैग्नीट्यूड और एंगुलर पोजीशंस निकालनी है एट स्मॉल बी इज इक्वल टू 500 mm। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट जो था हमारा, जो हमें निकालना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 0.5 आ गया। अब हम बात करते हैं बी और सी की। बी और सी क्या है आपका? सिलेंडर को शो कर रहा है, बी भी सिलेंडर को शो कर रहा है, सी भी सिलेंडर को शो कर रहा है। तो आपको क्रैंक रेडियस गिवन है, क्रैंक रेडियस कितनी गिवन है? 0.3 मीटर। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 0.3 एंड 0.3। सब कुछ जो दिमाग लगाना है थोड़ा बहुत, वो स्टेबल में ही लगाना है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं, जो दे रखा है उसी को करना है। यहाँ पे सोच समझ के लिखना, तो कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी में मिस्टेक्स कर देते हैं, और वो यहाँ पे जो मिस्टेक कर दी ना, वो पूरा आपका न्यूमेरिकल ख़राब कर देगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस के साथ धीरे धीरे सोच समझ के लिखना। क्लियर? अब हम निकालते हैं फोर्स। हमने फोर्स डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर कर दिया, क्योंकि हम क्या करते हैं, ओमेगा को काउंट ही नहीं करते, ये हम शुरू से कर रहे, जब से हमने बैलेंसिंग पढ़ना स्टार्ट किया है तभी मैंने आपको बता दिया था ये वाली चीज़। तो हम यही वाला सेम कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं, हम ओमेगा स्क्वायर को यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो फोर्स क्या हो जाएगा, एम आर। बाकी फोर्स क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, लेकिन ओमेगा स्क्वायर से हमने डिवाइड करके यूज़ कर रहे हैं, तो एम आर हो जाएगा। एम कितना है, ये वाला, आर कितना है, ये वाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे लिखो। क्लियर? तो हम लिखते हैं इसको 0.5 MA, 0.5 MA। सिमिलरली 400 को 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आएगा 120। सेम वे में यहाँ पे भी आएगा 120, यहाँ पे आएगा आपके पास में 0.5 MD। क्लियर? अब डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन, अभी डायग्राम में पूरा रेफरेंस प्लेन ए से मैंने आपको डिस्टेंस बताई थी, कितनी बताई थी, ए की ए से डिस्टेंस तो कुछ भी नहीं होगी, तो ए की ए से कितनी हो गई, 0। तो ए की बी से थी 0.3, सी से थी 0.9, और टोटल गिवन थी हमको ए से लेके डी तक 1.2 मीटर। ये सब कुछ मीटर में है, ध्यान रखना। अब हमें नेक्स्ट क्या पूछा है, इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना पड़ेगा, कपल निकालना पड़ेगा। कपल क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्टेंस। तो फोर्स क्या था, एम आर, डिस्टेंस कितनी है, एल। क्लियर? तो एम आर एल निकालना पड़ेगा, मतलब आपको इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 0.5 MA को 0 से मल्टीप्लाई कराओ, डेट मीन्स कितना बनेगा यहाँ पे, ऑब्वियसली 0 बनेगा। 120 को 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 36। 120 को 0.9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 108। 0.5 MD को 1.2 से मल्टीप्लाई करो तो MD तो MD रहेगा, और 0.5 को 1.2 से किया हमने तो हमारे पास में आ रहा है 0.6 MD। क्लियर? आ रही बात समझ में? अब हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, हमें बैलेंसिंग मासेस निकालने हैं और उनकी एंगुलर पोजीशंस निकालनी, मतलब कि MA MD नहीं है और थीटा A और थीटा D भी हमारे पास में नहीं, यही तो हमें निकालना है। और हमारे पास में अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, B और C क्या शो कर रहे हैं, व्हील को शो कर रहे हैं। तो व्हील में सॉरी B और C क्या शो कर रहे हैं, B और C शो कर रहे हैं आपका सिलेंडर को। क्लियर?
तो सिलेंडर को अगर शो कर रहे हैं तो मैंने मान लिया कि एक क्रैंक जो है किसी एक सिलेंडर की वो 0 डिग्री पर है, तो दूसरी कितने पे होगी 90 डिग्री पर। आपको न्यूमेरिकल में फर्स्ट लाइन में ये गिवन है कि आर एट 90 डिग्री, और नहीं भी गिवन हो तब भी हमें पता है कि दो क्रैंक के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो एक 0 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर। तो ये हमारी टेबल बन गई है। अब टेबल बनने के बाद में अब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट उस टेबल से डेटा को ड्रॉ करना है। हम यहाँ पर ग्राफिकल मेथड यूज़ कर रहे हैं तो हमें स्केल, प्रोटेक्टर और पेंसिल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्लियर। अब हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। टाइम थोड़ा सा वीडियो का कम हो जाए तो मैंने ये पहले से ड्रॉ करके रखा है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हम बनाएंगे कपल पॉलीगन एंड उसके बाद में बनाएंगे फोर्स पॉलीगन। जब हमने एनालिटिकल मेथड से यूज़ किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि पहले जो आप इक्वेशन सॉल्व करोगे वो कपल की वाली सॉल्व करोगे, mx और my वाली, एंड देन fx और fy वाली सॉल्व करोगे। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको ये बात याद होगी। इससे क्या होगा कि वैल्यूज़ ईजिली निकल जाएगी, हम फंसेंगे नहीं तो अगर हम इसका उल्टा करेंगे, पहले हम बनाएंगे फोर्स उसके बाद बनाएंगे कपल, तो वैल्यूज़ क्या होगी, निकलने में दिक्कत आएगी। आप खुद करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो जस्ट सबसे पहले क्या करना है, टेबल देखो। टेबल में सबसे पहले हमें क्या करना है, कपल पॉलीगन बनाना है। तो कपल पॉलीगन जो कपल लिखा है मैंने C = MRL, वो वाला कॉलम देखो और थीटा वाला कॉलम देखो। अब ये दो कॉलम हमें देखने हैं। क्लियर। तो इन दो कॉलम को देखने पर थीटा की वैल्यू 0 कहाँ पर है, सेकंड रो में। तो उस 0 डिग्री पर हम क्या करेंगे, पहले 36 डायमेंशन को ड्रॉ करेंगे। तो मैंने मान लिया कोई भी एक रेफरेंस लाइन मान ली, इस पर मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक क्या किया है 36 यूनिट ड्रॉ किया है। आप चाहो तो सेम स्केल यूज़ कर सकते हो, या आपके पास में पेपर पे स्पेस कम हो, एग्ज़ाम में स्पेस कम हो, तो आप हर चीज़ को डिवाइडेड बाई 2 कर दो। 36 डिवाइडेड बाई 2 108 डिवाइडेड बाई 2। आप स्केल को रिड्यूस भी कर सकते हो और अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको एनलार्ज भी कर सकते हो कि आप 36 की जगह डबल कर दो इस वैल्यू को, एंड सेम आप सारी वैल्यू को डबल कर लो। क्लियर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। स्केल्स अलग अलग टाइप्स की होती है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है आपका, उसमें आपको सिखाया जाता है ये। तो जस्ट मैंने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक 36 ड्रॉ कर लिया। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट देखो आप 90 डिग्री पर 108, उस टेबल में देखो 90 डिग्री पर क्या है 108 डिस्टेंस को मुझे ड्रॉ करना है। तो 90 डिग्री मतलब कि यहाँ से 90 डिग्री लेना है। हमेशा ध्यान रखना है एंगल किस तरीके से मेज़र किया जाता है। एंगल मेज़र किया जाता है हमेशा हॉरिजॉन्टल से, एंड डायरेक्शन होगी उसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कभी भी ये चीज़ मत भूलना। तो मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। आ रही बात समझ में। मैंने किया 108 डायमेंशन की लाइन ड्रॉ। मैंने क्या किया है, ना स्केल को रिड्यूस किया है ना एनलार्ज किया है, मैंने सेम स्केल यूज़ करी है। मतलब 108 मतलब कि 10.8 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आ रही बात समझ में। तो इसी तरीके से आप भी यूज़ कर लेना। अब नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक की लाइन को हमें क्या कर लेना है, मिला देना है, क्योंकि हमें और कुछ भी नहीं दे रखा है। थीटा ए के लिए तो क्या दे रखा है 0 डिग्री, तो उसको छोड़ दो। अब जो बचेगा वो क्या शो करेगा आपका डी का। तो आप इसको पहले इस तरीके से भी लिख दो, ये आपका शो करेगा, मैं आपको इसी में लिख के बता देती हूँ, ये आपका शो करेगा सी बी। हम क्या कर रहे हैं, कपल पॉलीगन बना रहे हैं, ये सी बी क्योंकि हमने बी वाला रो यूज़ किया था। ये है आपका सी सी, और ये जो आपने मिलाया यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको आप डॉटेड लाइन से भी मिला सकते थे, ताकि क्या होगा कि समझ में आएगा कि ये चीज़ आपने निकाली है और ये गिवन थी। तो ये कितना हो गया आपका, जो भी निकल के आएगा वो सी डी होगा, और सी डी की वैल्यू कितनी है टेबल के अकॉर्डिंग 0.6 MD। आ रही बात समझ में। टेबल में देखो जो सी डी वाला कॉलम है 0.6 MD वहाँ पे लिखा हुआ है। 0.6 MD किसके बराबर हुआ, सी डी के बराबर हुआ। तो आप यहाँ पर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 0.6 MD। आ रही बात समझ में। अभी सिर्फ हमने डायमेंशंस लिखी और कुछ भी नहीं किया है। अब एंगल की बात करो, एंगल भी हम मेज़र कर सकते हैं। ये हमें पता था 0 डिग्री शुरू में, फिर 90 डिग्री पता था हमें। अब थीटा डी कितना होगा, थीटा डी मतलब कि यहाँ से एंगल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से जस्ट मैंने एक हॉरिजॉन्टल मान लिया। अब मुझे एंगल कौन सा निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक एंटी क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल पूरा। तो अगर मैं इस लाइन के ऊपर की बात करूँ, जो मैंने ये रेड कलर की लाइन ड्रॉ करी है, इसके जस्ट मैं ऊपर की तरफ की बात करूँ तो कितना हो रहा है 180 डिग्री। ये एंगल कितना बन रहा है
180 डिग्री। 180 डिग्री में अगर मैं ये वाला एंगल और निकाल लूँ तो टोटल मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी, जो मुझे ये पूरा एंगल चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक का। आ रही बात समझ में? तो मुझे ये वाला एंगल निकालना है। तो अब मैं किसको बेस मानूंगी? अब मैं बेस मानूंगी इस वाली लाइन को। तो जस्ट अपना प्रोटेक्टर यूज़ करो, अपना प्रोटेक्टर रखो यहाँ पर इस तरीके से। ये आपके आ रही है देखो 10, 20, 30 इस तरीके से 70, और 70 के बाद में 2 लाइन और है mm की, तो 72। तो ये एंगल कितना बन रहा है? ये वाला एंगल 72 डिग्री बन रहा है। तो कितना हो गया? 180 प्लस 72 आप करोगे तो आपके पास में आएगा 252 डिग्री एंगल। आ रही बात समझ में? तो ये वाला जो रेड पेन से जो मैंने मार्क किया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एंगल कितना मेरे पास में आया है? ये मेरे पास में आया है 252 डिग्री, और ये किसकी वैल्यू है? थीटा डी की वैल्यू है। आ रही बात समझ में? अब सी डी इज इक्वल टू 0.6 MD हो गया, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? सी डी। अब सी डी को हम क्या करेंगे? मेज़र करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक स्केल रखेंगे और इस डायमेंशन को हम क्या करेंगे? मेज़र करेंगे कि कितना आता है। तो इसको हम मेज़र करते हैं। ये हमारे पास में आएगा 11.4 करके कुछ आ रहा है, मतलब कि 114 तो ये सी डी कितना है? 114। तो सी डी 114 है, 0.6 MD। तो आप यहाँ से MD की वैल्यू निकाल सकते हो। MD की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से MD की वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो MD आपके पास में आ जाएगा 114 डिवाइडेड बाई 0.6। डेट मीन्स इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में आएगा 190 kg। 190 kg ये क्या आया आपके पास में? MD आया है, जो कि ये आपका एक आंसर है। ध्यान रखना, इस तरीके से निकाला है। ये जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको आप डॉटेड बना लेना ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये आपने मेहनत करके निकाला है। ये आपको टेबल के अकॉर्डिंग आपने ड्रॉ किया, ये टेबल के अकॉर्डिंग आपने ड्रॉ किया, लेकिन जो ये एंगल है और जो ये डिस्टेंस है ये आपने निकाली है। क्लियर? ये आपका था कपल पॉलीगन। इस पर आप चाहो तो लिख भी सकते हो कपल पॉलीगन। अब ये है हमारा फोर्स पॉलीगन। क्लियर? इसको मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, फोर्स पॉलीगन। अब हम फोर्स वाला जो कॉलम है टेबल में वो देखेंगे। फिर से टेबल को ध्यान से देखो, जो फोर्स वाला कॉलम है उसको देखो और थीटा वाला देखो। अब उसमें 0 डिग्री एंगल कहाँ पर है वो देखो। जो आपका बी वाली रो है उसमें 0 डिग्री बन रहा है और फोर्स की वैल्यू है आपकी 120। तो सबसे पहले 0 डिग्री एंगल पर 120 आप ड्रॉ कर दो। तो मैंने मान लिया ये रेफरेंस, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने क्या किया? 120 ड्रॉ किया है। सेम मैंने स्केल से पहले ही करके रखा है। ठीक है, 120 मैंने ड्रॉ किया है, मतलब कि 12 सेंटीमीटर। 1 mm को मैंने 1 यूनिट माना है, तो 120 मतलब कि 120 यूनिट्स मतलब कि 120 mm हो गया। ठीक है, मैंने 1 mm को 1 यूनिट माना है, तो मैंने 120 की लाइन ड्रॉ कर दी। अब उसके बाद में एंगल देखो 90 डिग्री पे क्या है? फिर से 120 है सी की रो के अंदर। तो फिर से मैंने ये वाला एंगल लिया है 90 डिग्री। कलर चेंज कर लेती हूँ। ये वाला एंगल कितना है मेरा? 90 डिग्री। और देन मैंने फिर एक लाइन ड्रॉ करी है 120। आ रही बात समझ में? फिर मेरे पास में मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, कपल की बात, सॉरी ये फोर्स की बात कर रही हूँ, तो इसको मैं लिख सकती हूँ FB। ये मेरा हो गया FC। ठीक है, ये क्या था? थीटा C, सॉरी ये थीटा B, FB, ये थीटा B और ये FC। अब यहाँ पे क्या होगा? हमने थीटा D निकाल रखा है, थीटा D निकाल रखा है। थीटा C हमारा 90 था, थीटा D हमने निकाला था अभी 252। तो यहाँ से ये वाला पूरा एंगल कितना बनाना है? 252 ड्रॉ करना है। ये 180 है, 180 के बाद में ये 72 और ड्रॉ कर लो। फिर देन एक लाइन ड्रॉ करनी है 95 की। 95 की क्यों करनी है? क्योंकि आपको देखो 0.5 190 करके करेंगे तो 95 आएगा। 0.5 190 क्यों किया है? क्योंकि ये डिस्टेंस किसके बराबर थी? 0.5 इंटू MD के बराबर थी। उसको सॉल्व करोगे तो 0.5 MD की जगह 190, तो आपका ये निकल के आ गया। क्लियर? अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है यहाँ पर कि जो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक मिलाया वो टेबल के अकॉर्डिंग क्या शो करेगा? एक तो ये एंगल निकल के आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल एंगल निकल के आएगा, ये होगा आपका थीटा A। और एक आपकी डिस्टेंस निकल के आएगी,
ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी 0.5 MA होगी। कितनी होगी आपकी 0.5 MA। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ इस डिस्टेंस को 0.5 MA, जिसको हम क्या लिख सकते हैं FA लिख सकते हैं। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ से क्या होगा, हम MA निकाल लेंगे। क्लियर? तो देखो ये डिस्टेंस को आप मेज़र भी करो साथ के साथ में। अगर मैं स्केल रख के मेज़र करूँ तो इसकी वैल्यू कुछ आएगी। अभी हम देखते हैं, स्केल ढूंढती हूँ मैं अपनी, कहाँ गई। ये देखो, जस्ट मैं यहाँ पे एक स्केल रखूँ और इसको शो करूँ तो ये वैल्यू आ रही है 95। तो मतलब मेज़रमेंट करने के बाद में ये वैल्यू कितनी आ रही है 95 आ रही है। तो इसी इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। तो मुझे क्या निकल के आ जाएगा, MA निकल के आ जाएगा। 95 डिवाइडेड बाई 0.5 करोगे तो MA आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, MA इज़ इक्वल टू 95 डिवाइडेड बाई 0.5। तो MA कितना निकल के आ जाएगा 190 kg। क्लियर? ये लोकोमोटिव का क्वेश्चन है। और लोकोमोटिव में क्या होता है कि जो आपका व्हील है, ए प्लेन आपका व्हील को शो कर रहा है, डी प्लेन भी आपका व्हील को शो कर रहा है। तो इसीलिए देखो आप MA और MD की वैल्यू क्या आई है आपके पास में, सेम आई है। लेकिन थीटा ए और थीटा डी की वैल्यू सेम है कि नहीं वो पता चलेगी। अभी थीटा डी निकल के आया था 252। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमें क्या करना है, वैल्यू को मेजरमेंट लेना है। तो किस तरीके से लेंगे, सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक। क्लियर? तो अगर मैं इस लाइन के जस्ट ऊपर की तरफ की बात करूं तो कितना हो जाएगा 180। और 180 में अगर मैं ये वाला एंगल और ऐड कर लूं तो मेरे पास में थीटा ए की वैल्यू आ जाएगी। तो जस्ट मैं एंगल निकालने के लिए क्या करूंगी, यही चीज़ करूंगी। आप यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टल रखो और आप देखो आपके पास में क्या कितनी वैल्यू आ रही है, कुछ 19 समथिंग कुछ वैल्यू आ रही है। क्लियर? तो आप उसको क्या करोगे, ऐड कर लो 180 के अंदर, 180 प्लस 19। तो आपके पास में कितना आ रहा है 199। थीटा ए की वैल्यू कितनी आ रही है 199। आपके पास में वैल्यू आ गई है थीटा ए की 199 डिग्री। क्लियर? तो ये मैंने पूरा समझाया है। इस न्यूमेरिकल को इस तरीके से समझाना इतना क्लियरली मुझे लगता है कि मैंने अपनी तरफ से अच्छे से जॉब किया है। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर डाउट लगे तो एक बार कॉन्सेप्ट को पहले देखना कि कंसेप्ट क्या है, फॉर्मूलाज क्या है, एंड देन आप इसको एक बार फिर से देखना। तो आपके पास में जो वैल्यूज़ आ गई है, MA की आ गई है, इसको भी स्टार लगा दो। एक थीटा ए की आ गई है, इसको भी स्टार लगा दो। एक थीटा डी की आई थी, इसको भी स्टार लगा लो। ये चारों क्या हो गए आपके पास में, आंसर निकल के आ गए। अभी तक आपने सॉल्व किया है पार्ट 1। क्लियर? समझ में आ गई बात? अब हम बात करेंगे पार्ट 2, 3 एंड 4 के बारे में। तो ये जो वैल्यूज़ निकल के आई है आप टेबल के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। तो आपका ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है। कभी कभी एग्ज़ाम में सिर्फ पार्ट 1 ही पूछा जाता है, तो आपको ये चीज़ करनी है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट जो भी निकालने का भी डिटरमाइन करने में दिया था हमको क्वेश्चन के अंदर, अगर वो पूरा मिला के क्वेश्चन आता है ना तो ये अच्छा खासा वेटेज का क्वेश्चन होगा। ये पूरा यूनिट का कवर कर लेगा आपका मार्क्स। तो अच्छे से इसको पढ़ना। अच्छा न्यूमेरिकल है। अगर एक न्यूमेरिकल ढंग से कर लेते हो ना तो कुछ भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। ग्राफिकल बता दिया ताकि किसी को ग्राफिकल से करना है तो ग्राफिकल कर लो, और जिसको एनालिटिकल से करना है वो उससे भी कर सकता है। क्लियर? अब हमें निकालना है सेकंड पार्ट जो कि है हैमर ब्लो। हमसे पूछा है हैमर ब्लो फाइंड आउट करो एट लीनियर वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर। तो उसको हमने कन्वर्ट कर लिया था, उससे हमने ओमेगा भी निकाल लिया था, एंगुलर स्पीड। तो वो हम यहाँ पर अभी यूज़ करेंगे, इसमें यूज़ आएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हमें सेकंड क्या फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट हमें फाइंड आउट करना है हैमर ब्लो। इसका फॉर्मूला होता है आपका बी ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा आपने निकाल लिया है, बी आपको ऑलरेडी गिवन है स्मॉल, कैपिटल बी क्या होता है बैलेंसिंग मास। क्लियर? लेकिन आप ध्यान रखना कि जब भी हैमर ब्लो का क्वेश्चन आता है तो उसमें जो बी होता है ना वो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। तो ये बी जो है वो आप डायरेक्ट 190 नहीं लिखोगे। अभी आपने फाइंड आउट किया है MA एंड MD, उसमें 190 kg आया है, तो आप वो वैल्यू यहाँ पर नहीं लिखोगे। आपको बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी एंड देन आप वैल्यू रखोगे। तो बी की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी, मैंने स्क्रीन पे एक फॉर्मूला डिस्प्ले किया है, उसमें क्या लिखा है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब कि C कितना दे रखा है आपको 2/3 मल्टीप्लाई में गिवन रेसिप्रोकेटिंग बैलेंस मास। कितना आपको रेसिप्रोकेटिंग बैलेंस मास दे रखा है क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपको दिखेगा 300 kg आपको गिवन है। क्लियर? एंड टोटल
बैलेंसिंग मास जो कि आपने रोटरी एंड रेसिप्रोकेटिंग दोनों को कंबाइन करके फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया था, तो आपके पास में आया था 400 kg। तो वो आपको यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लाई में वो बैलेंसिंग मास जो कि आपने फाइंड आउट किया है अभी न्यूमेरिकल में कि जो वैल्यू आपके पास में आई है। क्लियर? वो कितनी आई है? 190 आई है। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास में वैल्यू कितनी आएगी? इसको हम कैलकुलेटर में डाल के सिंपल सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 95 kg। तो ध्यान रखना ये बी की वैल्यू जो होगी ना वो 95 kg होगी, ना कि 190 जो आपके पास में आया था अभी उसको नहीं लिखना है। क्लियर? नहीं तो क्या होगा, हैमर ब्लो का एग्जामिनर देखते ही आपका वहाँ पे रॉन्ग कर देगा, पूरा जो भी इस पार्ट का वेटेज होगा मार्क्स का वो आपका बिल्कुल कट जाएगा। तो अब बी की जगह क्या लिखोगे आप? 95 मल्टीप्लाई में स्मॉल बी कितना है? 0.5 और ओमेगा कितना है? 3085 हम निकाल चुके थे और इसको हमें करना है स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी कुछ 45206.8। राउंड फिगर में हम इसको लिख सकते हैं 45207 एंड यूनिट आएगी इसकी न्यूटन में। क्लियर? तो ये आपका हो गया हैमर ब्लो। तो इसमें सिंपल है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, निकालना है। लेकिन जो मिस्टेक बच्चे कर देते हैं वो क्या कर देते हैं, ये वाले बी पे ये ध्यान नहीं देते कि ये सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको पूरा नहीं समझाया है कि कैसे निकाला, क्या निकाला। जस्ट मैंने अभी आपको ये चीज़ प्रेफर करी है कि आप इसको दिमाग में रखना, याद रखना और इस तरीके से आप निकाल लेना, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे हर चीज़ पे आप सोचोगे तो आपका जो न्यूमेरिकल लेना था इतना टाइम ले लेगा, डबल टाइम। तो इसीलिए आपको टाइम मैनेजमेंट भी साथ में करना है। तो आप ये फॉर्मूला वहाँ पे इस तरह से लिख देना एंड देन उस पर वैल्यूज़ पुट करके आप वहाँ पे सॉल्व करना कि आपका इतना आया है एंड देन ये वैल्यू को आप यहाँ पे लिख रहे हो किस जगह पे? बी की जगह पे। क्लियर? अब हमें थर्ड पार्ट पूछा गया है न्यूमेरिकल जो हमने अभी रीड किया था, उसमें हमने थर्ड पार्ट लिखा है कि जो हमें फाइंड करना है वेरिएशन इन ट्रैक्टिव एफर्ट। तो जो ट्रैक्टिव एफर्ट या ट्रैक्टिव फोर्स की बात करें तो वो वेरिएशन हमने पूरा डेरिवेशन किया था, कॉन्सेप्ट देखा था, तो उससे जो फाइनल आउटकम आया था वो आया था आपके पास में। मैं आपके डायरेक्ट यहाँ पे लिख देती हूँ, वेरिएशन इन ट्रैक्टिव फोर्स और ट्रैक्टिव एफर्ट कितना आया था? ±√2 1 - c m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है? c की वैल्यू कितनी है? 2/3। इसको आप क्या लिख सकते हो? 0.67 भी लिख सकते हो। ठीक है? तो आप 0.67 करके लिख लो तो सॉल्व करने में क्या होगा? इजी होगा। तो ±√2 1 - 0.67 m की वैल्यू यहाँ पे कौन सी आएगी? m क्या था हमारा? रेसिप्रोकेटिंग जो भी आपका मास था वो था। ठीक है? और रोटरी को मैंने शो किया था m1 से। तो यहाँ पर गलती मत करना और 400 तो बिल्कुल मत लिख देना। ठीक है? ये क्या है? रेसिप्रोकेटिंग मास है, ये आएगा आपका 300। ओमेगा था आपका 30.85, उसका स्क्वायर किया एंड आपकी रेडियस r कितना दे रखा था? r दे रखा था आपको 0.3। क्लियर? इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में आएगी अप्रोक्स वैल्यू 39974.38। 394.38 यूनिट आएगी इसकी भी न्यूटन। तो ये भी आपका क्या हो गया? एक और आंसर हो गया। तो न्यूमेरिकल इजी है, फॉर्मूला याद होने चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। अगर आप सिर्फ एक ये न्यूमेरिकल कर लेते हो तो लोकोमोटिव्स के रिगार्डिंग आपको कोई भी न्यूमेरिकल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ये समझ में आ गया पूरा तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे बन जाएगा वहाँ पर। और अगर 100% नहीं भी बनेगा तो भी आपसे मतलब 80% तो आराम से बन जाएगा। तो बिलीव मी, आप अच्छे से ये न्यूमेरिकल देखो, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना, तो स्पीड भी बढ़ेगी आपके सॉल्व करने की और आपसे आगे के न्यूमेरिकल्स भी बन जाएंगे। अब हम देखते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में हमसे क्या पूछा गया है? पार्ट 3 में हमसे पूछा गया है मैक्सिमम स्वेइंग कपल। तो मैक्सिमम स्वेइंग कपल क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसका जो फाइनल फॉर्मूला निकल के आया था जब हमने डेरिवेशन और इसका कॉन्सेप्ट देखा था, तो इसका फॉर्मूला आया था प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस लगाना मत भूलना, क्योंकि हमने क्या पूछा है? वेरिएशन पूछा है, मैक्सिमम और मिनिमम नहीं पूछा है, प्लस माइनस पूछा है। तो हम यहाँ पे प्लस माइनस और डेटा ये लेके चलेंगे, तो ये पूरा आंसर हुआ है। सिमिलरली स्वेइंग कपल का फॉर्मूला क्या था? ±1 - c m ओमेगा स्क्वायर r a/√2। ये हम निकाल चुके हैं, पूरा इसका
किंतु परंतु सब कुछ हम इसका पढ़ चुके हैं। अब हम इसको वैल्यू पुट करेंगे, प्लस माइनस 1 माइनस सी की जगह लिख दो 0.67। m क्या आएगा, रेसिप्रोकेटिंग वाला मास 300, ओमेगा कितना था 30.85 का स्क्वायर, r था आपका 0.3, a की वैल्यू थी आपको गिवन थी 0.6, हमने निकाली थी ये, हमें गिवन था, उसको मैंने आपको बताया था कि ये a होता है और ये 600 mm था, तो हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया था, याद है। अब डिवाइडेड बाय √2। अब इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर में एक ही बार में डालो और सॉल्व करो और आंसर आ जाएगा, एंजॉय। तो इसको सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है 12121 न्यूटन मीटर। तो ये क्या हो गया, आपका एक और आंसर हो गया। तो ये न्यूमेरिकल अब पूरा कंप्लीट होता है। तो ऐसे देखने पे लग रहा है कि कितना लंबा हो गया, लेकिन अगर आप एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप इजीली कर पाओगे। अगर ये पूरा न्यूमेरिकल आता है तो यूनिट का जितना भी वेटेज होता है ना, वो पूरा यही न्यूमेरिकल ले लेगा। और इसमें कुछ भी अलग अलग भी पूछ सकता है आपसे, कि सिर्फ हैमर ब्लो पूछ लिया, सिर्फ आपसे पार्ट 1 पूछ लिया, या स्वेइंग कपल पूछ लिया, तो किसी भी तरीके से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अगर आपने ये एक पूरा कर लिया तो आप कुछ भी आप अटेम्प्ट कर लोगे। क्लियर। हैमर ब्लो की जगह आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वेरिएशन या प्रेशर में क्या डिफरेंस होता है, प्रेशर में क्या वेरिएशन होता है, वो बताओ, तो भी इसका मतलब क्या हुआ, आपसे हैमर ब्लो पूछा गया है। तो ये न्यूमेरिकल मैंने पूरा करवाया है, ग्राफिकल मेथड यूज़ किया है। अब आप इसको एनालिटिकल से भी सॉल्व करके देख सकते हो, या फिर आप इसी मेथड से यूज़ कर सकते हो, ये सारा आपके ऊपर है। तो अगर वीडियो हेल्पफुल रहा है, मेरे एफर्ट्स अगर आपको वैल्यूएबल लगते हैं, आपकी हेल्प हुई है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि वो कमेंट देख के मुझे लगता है कि हाँ, मुझे और कंटेंट बनाना है। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना।